हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अपन ने 11th क्लास की ज्योग्राफी की प्रैक्टिकल बुक कंप्लीट कर ली और बहुत सारे दोस्तों का, बहुत सारे स्टूडेंट्स का बार बार कमेंट आ रहा है, बार बार रिक्वेस्ट आ रही है कि सर 12th क्लास की जो प्रैक्टिकल बुक है उसे भी आप कंप्लीट करवा दीजिए। तो दोस्तों 12th क्लास बीएससी की जो प्रैक्टिकल बुक है और जिसका चैप्टर नंबर 1 है, जो अपने लैब असिस्टेंट का मुख्य बिंदु है, उस बिंदु का नाम है मानचित्र, वर्गीकरण और मानचित्रांकन। यानी कि आज इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे मानचित्र की परिभाषा के बारे में, उसके अर्थ के बारे में और मानचित्रांकन के बारे में। इससे आगे वाला जो वीडियो रहेगा उसमें पढ़ेंगे अपन थीमेटिक मानचित्र और जो मानचित्रों के विभिन्न प्रकार है उसके बारे में और मानचित्रों के वर्गीकरण के बारे में। तो शुरू करते हैं सबसे पहले मानचित्रों के अर्थ से। मानचित्र जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? दोस्तों मानचित्र जो शब्द है उसके अंग्रेजी में रूपांतरण के लिए हम मैप शब्द का इस्तेमाल करते हैं, MAP, मैप शब्द का प्रयोग करते हैं। और ये जो मैप शब्द है ये जो लैटिन भाषा है उसके मेपा से बना है। किससे बना है? मेपा, MAPP, यानी कि लैटिन भाषा के मेपा से बना है। और मध्यकाल में अगर अपन देखें तो मध्यकाल में जो यूरोपीय क्षेत्रों में जो चित्र बनाए जाते थे उन्हें मेपा मुंडी कहा जाता था, मेपा मुंडी। तो जो लैटिन भाषा का जो मेपा शब्द है उसी से बना है मैप, और उसी मैप को हम हिंदी में रूपांतरित करके क्या कह देते हैं? मानचित्र। अब कुछ परिभाषाओं की चर्चा कर लेते हैं। परिभाषाएं 3 दे रखी है और मुख्य रूप से आपको तीनों परिभाषाएं याद करनी है। पूछा जा सकता है परिभाषा देकर कि यह परिभाषा किस विद्वान ने दी। तो मुख्य रूप से ये परिभाषाएं हैं इरविन रेंज के द्वारा दी गई, इसके अलावा FJ मॉकहाउस के द्वारा जो परिभाषा दी गई, इसके अलावा RV मिश्रा व रमेश, यानी कि मेरा भी नाम आ रहा है ना, तो RV मिश्रा व A रमेश के द्वारा दी गई परिभाषा। तो सबसे पहला आता है इरविन रेंज। इरविन रेंज ने क्या परिभाषा दी है मैप की, वो देखते हैं। अपनी प्राथमिक संकल्पना में कोई भी मानचित्र धरातल के प्रतिरूप का ऊपर की ओर से देखा गया एक रूढ़ चित्र होता है, जिसे समझने के लिए या जिसे समझाने के लिए या पहचानने के लिए अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। इरविन रेंज ने कहा है कि जो मानचित्र है, जो प्राथमिक अपनी जो संकल्पना होती है, यह सीधा सा आप ये ध्यान रखो कि धरातल के ऊपर की ओर से देखा गया धरातल का प्रतिरूप, जिसे समझने के लिए मानचित्र पर अक्षरों का इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम मानचित्र कहते हैं। आगे देखते हैं मॉकहाउस ने क्या कहा है। मॉकहाउस ने कहा है कि मापनी के अनुसार धरातल के लक्षणों को समतल कागज पर दर्शाना मानचित्र कहलाता है। यानी कि जो स्केल होती है, स्केल के आधार पर अगर धरातलीय लक्षणों को हम समतल सतह पर दर्शाते हैं, उन्हें निरूपित करते हैं, तो वही क्या होता है? मानचित्र होता है। ये परिभाषा दी है FJ मॉकहाउस ने। अब मिश्रा और रमेश की देख लेते हैं। इन्होंने क्या दी है? इन्होंने दी है पृथ्वी या उसके किसी भाग या फिर किसी आकाशीय पिंड, यानी कि पृथ्वी या फिर उस पृथ्वी के किसी भाग या फिर आकाशीय पिंड का जो दृश्य है या फिर जो विचार उस पर किया गया है, यानी कि उसका दृश्य या फिर विचारे गए जो प्रतिरूप है, उनको समतल सतह पर निरूपित करना क्या कहलाता है? मानचित्र कहलाता है। तो ये विभिन्न परिभाषाएं हैं जो आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में परिभाषा देकर जो विद्वान है उसका नाम पूछा जा सकता है। अब आगे देखते हैं मानचित्र के आधारभूत तत्व। एक मानचित्र को तैयार करने के लिए उसके कौन कौन से आधारभूत तत्व होते हैं, और ये हमने 11th क्लास वाली जो प्रैक्टिकल बुक है उसमें अच्छी तरह समझा है। देखो पहला क्या है? मानचित्र प्रक्षेप। मानचित्र प्रक्षेप किसी भी जो त्रिविमीय आकृति है, यानी कि जो त्रिविमीय आकृति क्या होती है? पृथ्वी के समान गोलाकार, जिसकी चौड़ाई भी हो, लंबाई भी हो और मोटाई भी हो, उसे हम क्या कहते हैं? त्रिविमीय आकृति। यानी कि जो तीनों तरीकों से क्या हो? एक आकार लिए हुए हो, चाहे चौड़ाई की बात करें, लंबाई की बात करें या फिर ऊंचाई की बात करें, वो त्रिविमीय आकृति होती है। उस त्रिविमीय आकृति को समतल सतह पर दर्शाना क्या कहलाता है? मानचित्र प्रक्षेप कहलाता है। और इसके लिए ये जरूरी होता है किसी भी प्रदेश का जो ग्लोब है या पृथ्वी है, उसको किसी भी क्षेत्र के दृश्य को समतल सतह पर दर्शाने के लिए प्रक्षेप इस्तेमाल किया जाता है। और ये प्रक्षेप, जैसे कि अगर भूमध्य क्षेत्रों पर जो भूमध्य क्षेत्रीय जो प्रदेश है उनका अगर मानचित्र बनाना है तो बेलनाकार का इस्तेमाल करते हैं। अगर ध्रुवों पर बनाना है तो उसे खमध्य प्रक्षेप कहते हैं।
और अगर मध्य अक्षांशों की बात करें तो वहाँ पर फिर जो शंक्वाकार प्रक्षेप है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो 3 प्रकार के प्रक्षेप हो गए। ध्रुवों पर कौन सा हो गया बताओ? खमद्य प्रक्षेप। और विषुवत पर कौन सा हो गया? बेलनाकार। और अगर मध्य अक्षांशों की बात करें तो वहाँ पर कौन सा हो गया? शंक्वाकार प्रक्षेप। ये 3 प्रकार के प्रक्षेप काम में लिए जाते हैं। तो दूसरा पॉइंट पे चलते हैं, द्विविमीय निरूपण। और ये तो अपन ने समझ गए। त्रिविमीय क्या होता है? 3D क्या होता है? 3D का मतलब होता है कोई ऐसा क्षेत्र जिसकी चौड़ाई भी हो, यानी कि उसकी चौड़ाई भी हो, उसकी लंबाई भी हो और उसकी ऊंचाई भी हो। इस प्रकार की आकृति को द्विविमीय आकृति में बदलना, यानी कि जिसमें सिर्फ चौड़ाई और लंबाई हो, यानी कि उसकी मोटाई उसमें ना हो, यानी कि उसकी ऊंचाई या लंबाई ऐसा कह सकते हैं, या फिर चौड़ाई या लंबाई हो, वो मोटा ना हो, है ना। तो ऐसी आकृति को क्या कहते हैं? द्विविमीय आकृति कहते हैं। तो ऐसी द्विविमीय आकृति में निरूपित करना। तीसरा आता है समतल सतह पर निरूपण। वही बात आ गई कि जो 3D आकृति है उसको एक समतल सतह पर निरूपित करना, कागज पर या फिर किसी कपड़े पर उसे समतल सतह पर दर्शाना, निरूपित करना। चौथा आता है मापनी। मापनी क्या होती है? स्केल, जिसे अपन ने 11th क्लास वाली में अच्छी तरह समझा था कि एक बहुत बड़े भूभाग को अगर छोटे क्षेत्र में छोटे कागज में दर्शाना है तो हमें स्केल की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि स्केल के माध्यम से हम क्या करते हैं, धरातलीय जो क्षेत्र है उसके अनुपात में छोटा करके हम कागज में उसे बना सकते हैं। तो मापनी भी क्या होती है? एक महत्वपूर्ण तत्व होता है किसका? मानचित्र का। और चौथा आता है, 5वां आता है आपका कौन सा? प्रतीकात्मक निरूपण। क्योंकि जो अपन मानचित्र बना रहे हैं उस मानचित्र में जो भी चीज़ें अपने को दर्शानी है, जो भी दृश्य हमें दर्शाने हैं, तो उसके लिए हम कुछ प्रतीक चिन्हों का, कुछ संकेतों का इस्तेमाल करते हैं, जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि मानचित्र में हर अलग अलग प्रकार के संकेत हैं, वो आपको याद करने हैं। तो जो संकेतों का प्रयोग किया जाता है, जो प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, वो इसका 5वां आधार बिंदु है। तो मुख्य रूप से एक मानचित्र बनाने के लिए हमें 5 आधार बिंदुओं की, 5 आधारभूत तत्वों की आवश्यकता होती है। मानचित्र प्रक्षेप हमें आना चाहिए। दूसरा, त्रिविमीय आकृति को द्विविमीय आकृति में बदलना आना चाहिए। तीसरा, समतल सतह पर उसे दर्शाना। चौथा, मापनी स्केल के द्वारा जो धरातलीय क्षेत्र है उनके बीच की दूरी के अनुपात को कागज की दूरी के अनुपात में बदलना, यानी कि कागज की दूरी और धरातल की दूरी के अनुपात को सही तरीके से सेटल करना, और वो किसके आधार पे होता है? मापनी के आधार पे। और 5वां क्या होता है? प्रतीकात्मक निरूपण, यानी कि जो भी धरातलीय दृश्य है उनको दर्शाने के लिए कुछ प्रतीक चिन्हों का, कुछ संकेतों का इस्तेमाल किया जाता है, जो भी मानचित्र के आधारभूत तत्व माने जाते हैं। आगे मानचित्र का महत्व है। मानचित्र का महत्व तो वैसे एक भूगोलवेत्ता या भूगोल का छात्र होने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मानचित्र के बगैर ना ही तो भूगोल पढ़ा जा सकता है और ना ही भूगोल समझा जा सकता है। नॉर्मली मानचित्र के महत्व आपको पता है, जो मुख्य बिंदु है इसमें वो मैं आपको बताऊंगा। फिर भी मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूं कि मानचित्र जो होता है उससे हम पृथ्वी के किसी भी दृश्य को एक जगह आसानी से दर्शा सकते हैं, आसानी से उसे देख सकते हैं, आसानी से उसका अध्ययन कर सकते हैं। मानचित्र को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में आसानी रहती है। और मानचित्रों के महत्व को देखते हुए ही 2 विद्वानों ने कुछ इसके महत्व को कुछ इस प्रकार स्पष्ट किया है, जो आपको याद रखना है। हिटलर ने कहा है कि मुझे किसी भी देश का मानचित्र दे दीजिए, किसी भी देश का विस्तृत मानचित्र दे दीजिए, मैं उस देश पर विजय पा लूँगा। ये किसने कहा है? हिटलर ने, कि मुझे किसी भी देश का मानचित्र दे दो, अगर मेरे पास मानचित्र आ जाता है तो मैं उस देश को जीत लूँगा। ये मैंने नहीं कहा, ये किसने कहा? हिटलर ने कहा है। दूसरा एक विद्वान था डॉक्टर HR नील। HR नील ने क्या कहा है कि भूगोल में इस सिद्धांत को मान लेना चाहिए कि जिस तत्वों को मानचित्र में नहीं दर्शाया जा सकता उसकी व्याख्या भी नहीं की जा सकती। ऐसा किसने कहा? HR नील ने। इन्होंने कहा कि मानचित्र भूगोल की एक आशुलिपि होती है। कौन सी लिपि? आशुलिपि होती है, जो भूगोल के अध्ययन के लिए या भूगोल के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कुछ इस तरीके से मानचित्रों के महत्व आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन ये 2 विद्वानों ने जो बातें कही वो आपको याद रखनी है। अब आगे देखते हैं मानचित्र का उद्देश्य। उद्देश्य क्या होता है? पहला देखो, पृथ्वी के किसी भी भाग को एक साथ देखने के लिए पृथ्वी एक बहुत बड़ा स्थल खंड है
अब अगर अपन उसे देखना चाहें, अपनी आंखों से देखना चाहें, तो हम पूरी पृथ्वी को एक साथ नहीं देख सकते। अगर हम देख रहे हैं तो हमें पर्वत का एक हिस्सा दिखाई देगा, दूसरी साइड का नहीं दिखा। तो हम पूरी पृथ्वी को या किसी भी स्थल खंड को अगर एक साथ देखना चाहते हैं तो हमें मानचित्र का प्रयोग किया जाना चाहिए। दूसरा, पृथ्वी पर तथ्य विशेष के अध्ययन के लिए। अब पृथ्वी पर अगर अपन किसी भी स्थल खंड या किसी भी भूभाग पर अपन देखेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे तथ्य सम्मिलित हैं, जिसमें सांस्कृतिक है, राजनीतिक है, इसके अलावा अनेक प्रकार के वृक्ष, अनेक प्रकार की भूमियाँ, ये सब तथ्य एक साथ होते हैं। अगर हमें किसी विशेष तथ्य के बारे में अध्ययन करना है, जैसे कि हमें मृदा के बारे में अध्ययन करना है, हमें कोई विशेष वृक्ष के बारे में अध्ययन करना है, तो हम क्या करते हैं, मानचित्रों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि मानचित्र पर विशेष तथ्य को दर्शाकर एक अलग से मानचित्र बनाया जा सकता है। अब आगे आता है मानचित्रों का वर्गीकरण। मानचित्रों को मुख्य रूप से 4 आधारों पर बांटा गया है, 4 बेसिस पर इनको क्लासिफाइड किया गया है, डिवाइड किया गया है। पहला है मापनी के आधार पर। मापनी के आधार पर मानचित्रों को 4 भागों में बांटा गया है, मुख्यतया 2 भागों में बांटा गया है। 2 उसके उपवर्ग है, अपने क्लास 11th में पढ़ा था। भूसंपत्ति और स्थलाकृति। भूसंपत्ति और स्थलाकृति इन दोनों को एक मापनी पर दर्शाया जाता है, जबकि दीवारी और एटलस यानी कि भित्ति चित्र और एटलस इनको एक अलग मापनी पर दर्शाया जाता है। ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जो भूसंपत्ति और स्थलाकृति मानचित्र है वो कौन सी मापनी पर दर्शाए जाते हैं, जबकि भित्ति चित्र या दीवारी या फिर एटलस मानचित्र जो है वो कौन सी मापनी पर दर्शाए जाते हैं। आप कमेंट करके बताएंगे। आपने अगर 11th क्लास ठीक से पढ़ी है तो आपको इसका आंसर आता है। दूसरा देखते हैं सांस्कृतिक लक्षणों के आधार पर। सांस्कृतिक लक्षणों के आधार पर यह भी अपन ने पढ़ा था। एक तो था उच्चवत्तादर्शी, यानी कि ऊंचे उठे हुए आधार पर, यानी कि उच्चावचता के आधार पर अपन ने जो सम्मान उच्चावचता को दिखाने वाली रेखाएं हैं उनको भी पढ़ा था। उच्चावचता को दर्शाने वाले जो मानचित्र थे उनको भी पढ़ा था। अपन ने प्लेनीमीटर को भी पढ़ा था क्लास 11th में। अगर आपने नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, तो स्थलाकृतिक उच्चावचता है उस चैप्टर को दोबारा से पढ़िए। प्लेनोमीटर जो है, प्लेनीमीटर, ये आपका 2nd चैप्टर में शायद 11th क्लास में अपन ने क्लियर किया था। एक यंत्र था जो किसी भी क्षेत्रफल को मापने के लिए काम में लिया जाता है, तो आप इसको भी दोबारा से देखिए। एक बात और मैं कहूँगा आपको कि आप बार बार मेरे पास रिक्वेस्ट कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे, सर 12th क्लास का भी लिया है, 12th क्लास का भी हमें सिलेबस करवा दीजिए। दोस्तों मैं 12th क्लास का भी आपके सामने लेके आया हूँ और 12th क्लास का भी सिलेबस करवा रहा हूँ। अब आपकी ड्यूटी इतनी सी है कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उन दोस्तों के साथ में, ताकि उनको भी फ़ायदा मिले और इस चैनल को थोड़ा सा आगे भी बढ़ने का मौका मिले। तो आपकी ये ड्यूटी बनती है, आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप जो है इस वीडियो को शेयर करें। तीसरा आता है उद्देश्य के आधार पर। मानचित्रों को उद्देश्य के आधार पर भी अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। जैसे अगर किसी भौतिक क्षेत्र यानी कि भौतिक मानचित्र, फिजिकल जो मैप होता है, जिसमें हम मृदा, जिसमें हम उच्चावचता, जिसमें हम स्थलाकृतियाँ, ये सब दर्शाते हैं, वो कौन से होते हैं, भौतिक मानचित्र। जनसंख्या मानचित्र वे होते हैं जिसमें हम जनसंख्या वितरण, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या घनत्व आदि को दर्शाते हैं। आर्थिक मानचित्र वे होते हैं जिसमें हम विभिन्न व्यवसायों को दर्शाते हैं, जैसे कि उद्योग हुए, परिवहन हुआ, है ना, कृषि क्षेत्र हुए, औद्योगिक क्षेत्र हुए, इन सबको हम आर्थिक मानचित्रों में दर्शाते हैं। सांस्कृतिक मानचित्रों में मानव बस्तियाँ, है ना, इसके अलावा मानव के जो प्रमुख बसाए गए नगर, धार्मिक नगर, है ना, इन सब का अध्ययन अपन आर्थिक मानचित्र में सांस्कृतिक मानचित्र में करते हैं। राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल मैप तो आप जानते ही हैं, यानी राजनीति के आधार पर, राजनीतिक सीमाओं के आधार पर किसी क्षेत्र को डिवाइड करके मानचित्र में उसे दर्शाना। अगर आप मैप लेते हो राजस्थान का, इंडिया का कोई सा भी मैप लेते हो, तो उसमें आपको देखा होगा आपने कि राजस्थान के मानचित्र में सब जो डिस्ट्रिक्ट है उनके बीच में एक लाइन खींची हुई है, यानी कि सब डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया गया है एक लाइन के माध्यम से। तो वो क्या होता है दोस्तों, आपका पॉलिटिकल मैप होता है। आप उसमें देखा करो, ऊपर हेडिंग लिखा होता है राजस्थान का राजनीतिक मानचित्र, ऐसे कुछ लिखा हुआ होता है। फिर आता है ऐतिहासिक मानचित्र, जो इतिहास के संबंधी सूचनाएं देता है, वो ऐतिहासिक मानचित्र हो गया। और जो सैनिकों के लिए विशेष बनाया जाता है वो सैनिक मानचित्र हो गया, जो सुरक्षा दृष्टि से सैनिकों के लिए बनाया जाता है। आगे आता है रचना शैली के आधार पर मानचित्रों का वर्गीकरण। तो रचना शैली के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, गुणात्मक और मात्रात्मक। पहले समझ लेते हैं गुणात्मक मानचित्र कौन से होते हैं। दोस्तों वे मानचित्र जिसमें सिर्फ जो किसी क्षेत्र विशेष के गुण दर्शाए जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको कृषि उत्पादकता दर्शानी है, तो कृषि उत्पादकता अगर आपको दर्शानी है तो जिन राज्यों में कृषि होती है
उन राज्यों को आप दर्शा दोगे। लेकिन कौन से राज्यों में ज़्यादा होती है, कौन से राज्य में कम होती है, इसका कोई इससे लेना देना नहीं होता। तो गुणात्मक में क्या होता है, सिर्फ उस क्षेत्र के विशेष जो बातें होती है उनको दर्शा दिया जाता है। जैसे मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ गुणात्मक मानचित्र क्या होते हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूज रहोगे आप इसमें, बाकी जो है अपन ने पढ़ लिया था, उनमें इतनी समस्या नहीं आने वाली। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, इंडिया है, ये आपका क्या है, इंडिया है, ऐसे मान लीजिए। अब आपको इसमें कृषि प्रदेश दर्शाने हैं, है ना। तो मान लीजिए कि सबसे ज़्यादा कृषि होती है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, सभी लगभग सभी राज्यों में होती है। लेकिन दूसरी ओर कम मात्रा में उत्पादन होता है, जैसे कि राजस्थान, आंध्र प्रदेश। अब आपको अगर पूछा जाए कि भारत के मानचित्र में आप कृषि उत्पादक प्रमुख राज्यों के नाम लिखिए, दर्शाइए कृषि उत्पादक राज्यों को, तो हम दर्शा देंगे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, है ना, बिहार। तो इसमें ये कृषि उत्पादक राज्य आ गए। इसके अलावा ये आपका राजस्थान आ गया, ये दर्शा दिया हमने। इसके अलावा आंध्र प्रदेश आ गया, तो ये आपका ये आंध्र प्रदेश यहाँ पे आ गया, तो ये हमने दर्शा दिया। तो इसमें अपन ने सिर्फ वो सभी क्या दिख रहे हैं अपने को, सभी समान दिख रहे हैं कि सभी राज्यों में क्या हो रही है, कृषि हो रही है। लेकिन ये नहीं दिखाया गया कि कौन से राज्य में उत्पादकता ज़्यादा है, कौन से राज्य में उत्पादकता कम है। तो उत्पादकता की मात्रा को ध्यान में न रखकर सिर्फ उत्पादकता को ध्यान में रखा जाए तो वो तो होता है गुणात्मक। मात्रात्मक क्या होता है, जिसमें मात्रा को भी निश्चित किया गया हो, जैसे कि पंजाब में ज़्यादा, राजस्थान में कम, इस तरीके से मात्रा को भी निश्चित किया गया हो। तो गुणात्मक मानचित्र होते हैं, उन्हें वापस सब डिवाइड किया गया है, वापस दोबारा से उन्हें बांटा गया है। जैसे कि रंगारेख अपन पढ़ेंगे, इनको रंगारेख मानचित्र ये नहीं पढ़ना है अपने को, सिलेबस में नहीं है। सामान्य छाया प्रदेश ये भी नहीं पढ़ना है, चित्रीय ये भी नहीं पढ़ना है, वर्णमात्री पढ़ना है, नामकरण भी नहीं पढ़ना है। ऐसे ही मात्रात्मक में सम्मान रेखा भी अपने को पढ़ना है, वर्णमात्री और बिंदु, यानी कि मात्रात्मक के तीनों अपने को पढ़ने हैं। और इसमें दो जो है आपके, एक जो है ये गुणात्मक आ गया। फिर भी मैं बता देता हूँ, रंगारेख का मतलब हो गया किसी भी क्षेत्र को कलर से दर्शाना, रंगों से दर्शाना, रंगारेख हो गया। छाया का मतलब हो गया शैडो जोन बनाना, इस तरीके यानी कि उसे कलरफुल कर देना, लेकिन ब्लैक एंड वाइट में। इसके अलावा कुछ विशेष चित्र, जैसे कि मैं कहूँ कि इसमें आगरा का ताजमहल दिखाना है, तो यहाँ पे यूपी में क्या करना है, ताजमहल जैसी आकृति बना देना है यहाँ पर। तो वो कौन से हो गए, चित्रीय। वर्णमात्री अपन पढ़ेंगे ही। नामकरण मतलब जैसे कि मैं अगर बता दें कि चावल उत्पादक राज्यों को दर्शाना है, तो चावल का पहला फॉन्ट क्या था, आर, राइस, तो यहाँ पर आर लिख दें, यहाँ पर आर लिख दें, जहाँ पे चावल उत्पादन होता है वहाँ पे आर लिख दें। तो ये क्या है, नामकरण के आधार पर बांटा गया है। अब अपन देखते हैं सम्मान रेखा, वर्णमात्री और बिंदु जो मानचित्र है वो कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से इन्हें दर्शाया जाता है। देखते हैं कि मानचित्र में जो मुख्य रूप से अपने को कौन सा पढ़ना है, कौन से मानचित्र विधि पढ़नी है। ये जो अपने एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सम्मान रेखा मानचित्र, दूसरा है वर्णमात्री रेखा मानचित्र, वर्णमात्री विधि का मानचित्र, तीसरा है बिंदु विधि मानचित्र और चौथा है थीमेटिक यानी कि विषयक मानचित्र। चारों मानचित्रों को अपन डिटेल से अभी शॉर्ट तरीके में समझ लेते हैं। बहुत ही इजी है, आसान है। आप बोलोगे कि सर ये थे क्या, ये तो हम खुद ही कर सकते थे। तो बहुत इजी है, आसान है, लेकिन हाँ शेयर नहीं किया आपने अभी तक, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए नए हो तो पहले अपन देखते हैं सम्मान रेखा मानचित्र। दोस्तों सम्मान रेखा मानचित्र का सर्वप्रथम उपयोग किया था हम्बोल्ट ने। किसने किया था, हम्बोल्ट ने। पेरू की ठंडी धारा का पता किसने लगाया था, हम्बोल्ट ने, है ना। तो सम्मान रेखा मानचित्र का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया, हम्बोल्ट ने। कब किया इसको, पहली बार उपयोग किया था उन्होंने 1817 ईस्वी में। कब किया था, 1817 ईस्वी में किया था। लेकिन सर्वव्यापी रूप से इसका उपयोग जो हुआ वो एफ मॉक हाउस ने किया। मॉक हाउस ने किया। कब किया, 1952 है। किसका प्रयोग, सम्मान रेखा मानचित्र का। ये दोनों याद रखने हैं। सर्वप्रथम उपयोग किया हम्बोल्ट ने 1817 में, लेकिन विश्वव्यापी या सर्वव्यापी रूप से या सुनियोजित रूप से इसका उपयोग पहली बार मॉक हाउस ने किया 1952 में। क्लियर है। अब आगे देखते हैं सम्मान रेखा मानचित्र होता क्या है। देखो अपन बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि सम्मान समदाब रेखाएं, समताप रेखाएं, सम वर्षामापी रेखाएं, तो ये समान रेखाएं वही है दोस्तों। अगर मान लीजिए कोई क्षेत्र है और अपन बात करते हैं भारत की
वही आपको बार बार मैप देखना पड़ेगा इसमें, और मेरे को जो है बार बार मैप बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसको मैप से ही समझा जा सकता है। तो थोड़ा सा वेट करिए, तब तक आप सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ये आपके सामने है इंडिया, भारत। भारत में अगर अपन अपने को, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि भारत में समताप रेखाओं को दर्शाइए, समताप रेखाएं। समताप रेखाएं दर्शाने के लिए समान रेखाएं दर्शानी पड़ेगी। सम्मान, समान, यानी कि जो ऐसे क्षेत्र जिनका मान समान हो, क्या हो, मान इक्वल हो, बराबर हो, है ना, तो वहाँ पर सम्मान रेखा मानचित्र बनाया जाता है। अब जैसे मैं समताप रेखाएं दर्शानी है, तो ये आपका यहाँ पर क्या है, थार है, यहाँ पर कच्छ है, और यहाँ पे इधर जो है, यहाँ पर टेम्परेचर एक जैसा है, तो मैं इसको ऐसे दर्शा दूंगा। अब यहाँ पर जो टेम्परेचर है, जैसे कि तटीय क्षेत्रों में जो टेम्परेचर है वो एक जैसा है, तो आप इस तरीके से पूरे क्षेत्रों को ऐसे दर्शा दोगे। तो ये क्या हो गए, सम्मान रेखा मानचित्र। यानी अगर जो समदाब वायुदाब दर्शाना हो, सम तापमान दर्शाना हो, या फिर समान वर्षा वाले क्षेत्रों को दर्शाना हो, तो हम समान रेखा मानचित्र का प्रयोग करते हैं। दूसरा आता है वर्णमात्री मानचित्र। वर्णमात्री जो मानचित्र है, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं चोरोप्लेट। क्या कहते हैं, चोरोप्लेट, CHOROPLATH, ये कहते हैं भाई। अब इसको उच्चारण देख लेना आप क्या होता है ना। ये जो शब्द है ये ग्रीक भाषा से बना है। किस भाषा से, ग्रीक भाषा से बना है। ग्रीक में एक तो है CHOROS, कोरोस, और एक है प्लेथोस, PLATHOS। चोरोज का अर्थ होता है क्षेत्र, और प्लेथोस का अर्थ होता है माप, यानी कि किसी क्षेत्र का माप या किसी क्षेत्र की मात्रा, किसी भी वस्तु की मात्रा। तो एक तो यह ध्यान रखना है कि वर्णमात्री जो शब्द है उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, चोरोप्लेट कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के चोरोज और प्लेथोस से बना है। चोरोज का अर्थ क्षेत्र होता है, प्लेथोस का अर्थ होता है माप। अब इसको किस तरीके से बनाया जाता है ये देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका भारत का मानचित्र आपके सामने बना हुआ है, और इसमें अपने को दर्शाना है जनसंख्या घनत्व। क्या दर्शाना है, जनसंख्या घनत्व दर्शाना है। और किस विधि से दर्शाना है, आपको वर्णमात्री विधि से दर्शाना है। तो देखो मैंने आपको यहाँ पर क्या दे दिए, सब राज्यों का जनसंख्या घनत्व दे दिया। जैसे राजस्थान का दे दिया मैंने 200, बिहार का दे दिया मैंने 1101। ये दोनों आपको तो पता होंगे क्योंकि ये तो आपने रट रखे होंगे। इसके अलावा मैंने पंजाब का दे दिया, जैसे पंजाब का 240 है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल का 928 है। ऐसे अरुणाचल प्रदेश का 17 है। ऐसे सभी राज्यों का मैंने क्या कर दिया, आपको जनसंख्या घनत्व दे दिया। अब आपको दर्शाना है इसमें जनसंख्या घनत्व और किस विधि से, वर्णमात्री विधि से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो सभी राज्य है इन राज्यों को या तो अवरोही क्रम में लिख लेंगे या फिर आरोही क्रम में लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, अवरोही या आरोही क्रम में लिख लेंगे, यानी कि घटते क्रम में या फिर बढ़ते क्रम में। अब जैसे मान लीजिए इनमें से अवरोही क्रम में लिखता हूँ, जैसे कि 1101 सबसे ज़्यादा है, फिर 928 है, फिर आपका क्या आ रहा है 240 आ रहा है, फिर 200 आ रहा है, फिर 17 आ रहा है ना। अब ऐसे पूरे राज्यों का मैंने पूरे नाम नहीं लिखे, पूरे राज्यों का ऐसे डेटा दिया हुआ हो, सारणी दी हुई हो आपके पास में, तो फिर हमें उन्हें अब अपन ने क्या कर दिया, अवरोही क्रम में लिख दिया। फिर अपन क्या करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप जैसे कैसे कि 200 से लेकर 400 वाले एक कैटेगरी में होंगे, 400 से लेकर 600 वाले एक कैटेगरी में होंगे, 600 से 800 वाले एक कैटेगरी में, और 800 से अधिक वाले एक कैटेगरी में। इस तरीके से हम कैटेगरी बना लेंगे। बना लिए कैटेगरी। अब जो 200 से 400 वाले जितने भी राज्यों का जनसंख्या घनत्व 200 से 400 के बीच में है, उनको हम एक अलग संकेत दे देंगे इस तरीके का, जैसे ये संकेत दे दिया। अब जैसे 400 से ये थोड़ा सा ज़्यादा है इसमें, तो इसको थोड़ा सा और डार्क करेंगे, सही है। 400 से 600 से 800 इसको थोड़ा और, और ये लास्ट वाला 800 से अधिक, तो इसको फिर पूरा ही ब्लैक कर देंगे। तो मतलब जो कम जनसंख्या घनत्व वाले होंगे, यानी कि कम संख्या वाले होंगे, उनको थोड़ा सा कम डार्क करेंगे, और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम उससे ज़्यादा डार्क करते रहेंगे। तो इस तरीके से बना लिया। अब अपन देखेंगे कि 200 से 400 के बीच में कौन कौन से राज्य आ रहे हैं। जैसे कि इस सारणी में आपका राजस्थान आ रहा है, पंजाब आ रहा है, तो जहाँ पे राजस्थान और पंजाब आ रहा है वहाँ पर कुछ हम इस तरीके के संकेत बना देंगे।
समझ गए। अब जहाँ से 400 से 600 के बीच में जो भी राज्य आ रहे हैं उन राज्यों में हम ये संकेत बना देंगे, 600 से 800 के बीच में हम ये संकेत बना देंगे और 800 से अधिक वालों में ये संकेत बना देंगे। बस यही है आपका क्या, वर्णमात्री जो विधि का मानचित्र है वो। समझ में आ गया। चलो आगे वाले में चलते हैं। आगे वाला कौन सा है, बिंदु विधि मानचित्र। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको पूरी तरीके से समझ में आया, और समझ में आया है तभी मेरे को ऐसा लगेगा कि हाँ आप कमेंट करोगे तभी मैं मानूंगा कि हाँ आपको समझ में आ रहा है और नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाऊंगा। तो आप मुझे कमेंट करेंगे कि हाँ सर समझ में आ गया, कंप्लीट जो टॉपिक थे वो समझ में आ गए। तो दूसरा आता है आपका बिंदु विधि मानचित्र। बिंदु विधि मानचित्र में जैसे मैंने सभी राज्यों की क्या दे दिया आपको, जनसंख्या दे दी, वैसे ही सभी राज्यों की, राजस्थान की, पंजाब, हरियाणा, सभी राज्यों की आपको जनसंख्या यहाँ पर मिली हुई है भाई। ये लो, ये मान लीजिए आपका यहाँ पे पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, ऐसे करके सभी राज्यों की जनसंख्या यहाँ पर दी हुई है। 12 करोड़, 6 करोड़, 8 करोड़, 9 करोड़, ऐसे मान लीजिए सभी राज्यों की जनसंख्या दी हुई है। तो अपने को इस जनसंख्या को इसमें दर्शाना है, और वो किस माध्यम से, बिंदु विधि के माध्यम से। वही करेंगे अपन, क्या करेंगे, सभी राज्यों को सीक्वेंस वाइज लिख लेंगे, उनकी जनसंख्या के अकॉर्डिंग सीक्वेंस वाइज लिख लेंगे। सीक्वेंस वाइज लिखने के बाद में फिर क्या करेंगे, हम एक मापनी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक मापनी बनाएंगे, एक स्केल बनाएंगे। जैसे मैंने एक स्केल बना दी कि भाई एक बिंदु जो है वो 50,000 जनसंख्या माना जाएगा। आप इसे 1 लाख भी बना सकते हैं, आप 2 लाख भी बना सकते हैं, 3 लाख भी बना सकते हैं, आप अपनी सुविधा के अनुसार बना सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो सबसे कम जनसंख्या वाला जो प्रदेश है, कहीं आप उससे भी ज़्यादा मापनी बना दो। तो फिर उसमें अगर मान लीजिए सबसे कम जनसंख्या वाला प्रदेश 50,000 ही है और आपने 1 लाख की मापनी बना दी, तो फिर क्या आधा बिंदु दर्शाओगे क्या? बिंदु तो पूरा ही होता है, आधा तो होता नहीं है। तो ऐसे समझना है कि लास्ट एक बिंदु तो एक राज्य में आना ही चाहिए। तो जैसे एक बिंदु हमने मान लिया 50,000 के बराबर। अब जैसे मान लीजिए राजस्थान में 2 लाख जनसंख्या है और अपनी स्केल क्या है, एक बिंदु बराबर 50,000 व्यक्ति, 2 लाख संख्या है, जनसंख्या है, तो कितने बिंदु दर्शाएंगे राजस्थान में? 4 हो गए क्या? 50, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। समझ गए? तो इसी तरीके से प्रत्येक राज्य की जनसंख्या को दर्शाने के लिए बिंदु डॉट 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 ऐसे बनाया जाता है, और इन बिंदुओं को मापनी के आधार पर एक फिक्स उनकी मात्रा मान ली जाती है। समझ गए? तो ये था आपका बिंदु विधि मानचित्र। अब लास्ट वाला आता है थीमेटिक या विषयक मानचित्र। बहुत आसान सा है, बहुत इजी सा है। थीमेटिक मानचित्र जो है वो गुणात्मक भी बनाया जा सकता है और मात्रात्मक भी बनाया जा सकता है। ये अपन ने अभी देखे, तो ये तीनों क्या थे? मात्रात्मक थे, मात्रा को दर्शा रहे थे ना। थीमेटिक विषय गुणात्मक भी बनाया जा सकता है और मात्रात्मक भी बनाया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए थीमेटिक मानचित्र बनाना है, लेकिन थीमेटिक मानचित्र क्या होता है? थीमेटिक मानचित्र एक विषय विशेष का होता है। विषय विशेष का मतलब एक पर्टिकुलर तत्व का अगर मानचित्र बनाया जा रहा है, जैसे मान लीजिए राजस्थान का मानचित्र है और राजस्थान में हम सिर्फ जो है मृदाओं को दर्शा रहे हैं, मिट्टियों को दर्शा रहे हैं, सिर्फ मिट्टियों को, तो वो थीमेटिक मानचित्र है। राजस्थान के मानचित्र में सिर्फ हम वृक्षों को दर्शा रहे हैं, है ना, यानी कि एक वनस्पति विशेष को दर्शा रहे हैं, तो वो थीमेटिक मानचित्र है। मानचित्र में सिर्फ हम गेहूं उत्पादक राज्य को दर्शा रहे हैं, तो वो थीमेटिक मानचित्र है। भारत के मानचित्र में हम सिर्फ मौर्यकालीन साम्राज्य या मौर्य साम्राज्य के बारे में दर्शा रहे हैं, तो वो थीमेटिक मानचित्र है। समझ गए ना आप लोग क्या बोल रहा हूँ? यानी कि किसी भी मानचित्र में एक तत्व विशेष को दर्शाया जाना, एक विषय विशेष को दर्शाया जाना क्या कहलाता है? थीमेटिक या विषयक मानचित्र। बहुत इतना सा है, और इसको भी अलग से पॉइंट दिया है आपकी एग्जाम में। अब बताइए आप लोग 66 पॉइंट करते रहते हो, ये पॉइंट काउंटिंग किए जाते हैं क्या? इनको काउंट किया जाता है क्या? ये 20 मिनट का मैटर है ना। तो एग्जाम बहुत, सिलेबस बहुत इजी है, आप फालतू में लोड ले रहे हो। सिलेबस बहुत इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। और मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, ज्योग्राफी में जितनी प्रिपरेशन कर सकते हो उतनी करो। 11th-12th का सिलेबस जितना कवर कर सकते हो, जितना अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो, 11th-12th का सिलेबस पढ़ो। और मोस्ट ऑफ उनमें प्रैक्टिकल जो बुक है उसको तो आप रट डालो, घोल के पी जाओ उसको। ज़्यादा कुछ है नहीं, क्वेश्चन ज़्यादा बनने के चांसेस है नहीं, तो लिमिटेड क्वेश्चन है, लिमिटेड आपको पढ़ना है।
ज़्यादा कुछ बाहर से होने वाला नहीं है। बार बार बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर 11-12 से काम चल जाएगा क्या? चल भाई, अगर मैं आपको बता दूं कि भाई 11-12 से काम नहीं चलेगा। आपको ग्रेजुएशन की बुक्स भी पढ़नी है, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स भी पढ़नी है, पीजी यूजी सबकी बुक्स पढ़नी है। पढ़ लोगे? कर लोगे कवर? आपको भी मार्केट से गाइड लेके आओ और उसे पढ़ो, तब नंबर आएगा। अरे भाई, जब अपने को पता है कि हम 11-12 के ये पॉइंट 11-12 की बुक्स वाले ही कंप्लीट नहीं कर सकते, तो फिर हम उधर दूसरी ओर क्यों घुसेंगे? जब अपने को पता है कि ये सीनियर लेवल की एग्ज़ाम है, 11-12 का सिलेबस दे रखा है, अब पहले 11-12 का कवर कर लो ना, 11-12 आपकी कंप्लीट कवर हो जाए, तब आप पूछो कि सर मुझे बाहर से भी पढ़ना चाहिए क्या? जब 11-12 में आपका रोना हो रहा है, बोल रहे हो सर उसमें 66 टॉपिक है, 66 टॉपिक है, और फिर दूसरी बात बोलते हो सर इसमें काम हो जाएगा क्या? हाँ, तो बच्चे जिसको ऐसा लगता है ना कि ये 11-12 में काम होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए नहीं होगा। वो गाइड लाओ, गाइड से पढ़ो। ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, यूजी पीजी की बुक्स लो, ज्योग्राफी की इतनी बड़ी है ना, और उसे पढ़ो, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। अरे भाई, दे रखा है कि सीनियर लेवल का मैटर है, सीनियर लेवल की एग्ज़ाम है, तो आप 11-12 कंप्लीट करो और 11-12 में भी जो पॉइंट दे रखे हैं वो ही पढ़ो, क्योंकि वो अगर कवर कर लोगे वही काफ़ी है। इतना टाइम आपके पास में है ही नहीं, है ना? तो न मामा बचे काणो मामा चोको, यानी कि जो कुछ नहीं हो रहा उसके बजाय कुछ तो करो। तो चारों विधियां आपकी हो गई है। अब अपने लास्ट बचा है इस चैप्टर का, वो है आपका मानचित्रांकन। क्या होता है दोस्तों? मानचित्रांकन होता है मानचित्र बनाने की कला। सीधा सा ये है कि मानचित्र जो बनाया जाता है, सर्वेक्षण से लेकर जो मानचित्र तैयार किया जाता है, उसका प्रिंट जब कर दिया जाता है, तो वो प्रोसेस जो होती है उसे ही हम मानचित्रांकन कहते हैं। तो उसकी क्या क्या प्रोसेस होती होगी ये तो आपको पता है। पहला क्या होता है, जब किसी क्षेत्र का मानचित्र हमें बनाना है तो सबसे पहले हम उसका सर्वे करते हैं। सर्वे मीन्स सर्वेक्षण करते हैं। और इस सर्वेक्षण में क्या होती है, इसकी 3 पद्धतियाँ होती हैं। 3 में क्षेत्रीय अध्ययन, अभिकलन और मानचित्रण। पहला क्या करते हैं, क्षेत्रीय अध्ययन करते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है, आकलन होता है। और फिर क्या होता है, प्रदर्शन। यानी कि सबसे पहले किसी क्षेत्र विशेष में जाकर आपने क्या होगा, 12th में ज्योग्राफी सर्वे किया होगा, याद है आपको? तो किसी क्षेत्र में जाकर सर्वे करना, वहाँ की जनसंख्या को ज्ञात करना, वहाँ के धरातल के बारे में पता करना, वहाँ की उच्चावस्था के बारे में पता करना, ये क्या होता है, क्षेत्रीय सर्वेक्षण होता है। फिर वहाँ से जो डेटा एक लिए उनको आप आकलन यानी कि संकलन करोगे, फिर उनका प्रदर्शन करोगे। तो पहला तो ये है कि कुल मिला के सर्वेक्षण करना, क्षेत्रीय अध्ययन करना, जहाँ पर आपको जाना होता है। ये श्रम साध्य कार्य है, यानी कि बैठे बैठे काम नहीं होता ये, यहाँ वहाँ पर जाना पड़ता है, नापना पड़ता है, फीता जरीब आदि चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ती है। आपने ईमानदारी से अगर 12th ज्योग्राफी सर्वे किया होगा तो आपको पता होगा। फिर दूसरा क्या होता है, अब अपने पास में आंकड़े उपलब्ध हो गए, हमें उसके बारे में, उस क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध हो गई, तो फिर क्या करें, फिर क्या करना पड़ेगा। अब मानचित्र लेंगे अपन, मानचित्र में एक मापनी बनाएंगे। आप जानते हो मापनी क्या होती है, मापनी के अकॉर्डिंग विभिन्न क्षेत्रों को उसमें दर्शाएंगे। फिर एक प्रक्षेप बनाएंगे, प्रक्षेप मतलब प्रक्षेप भी जानते हो आप लोग, जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में खमध्य प्रक्षेप, मध्य अक्षांशों में शंक्वाकार प्रक्षेप और निम्न अक्षांशों में बेलनाकार प्रक्षेप। एक प्रक्षेप लेंगे और मानचित्र बनाएंगे। फिर संकलन में क्या करेंगे, ये जितने भी आंकड़े हैं जो अपने पास में है उनको दर्शाएंगे। फिर संगठन में क्या करेंगे, आंकड़े दर्शाने के बाद में जो मानचित्र में अक्षांश दिशाएं दर्शानी है वो दर्शाएंगे। मानचित्र का जो शीर्षक लिखेंगे, किस किस चीज़ों के बारे में, कौन सी जगह का स्थान का नाम लिखेंगे, ये किस में लिखेंगे, संगठन में। बता देता हूँ, इसमें तो क्या करेंगे, उपलब्ध आंकड़ों को दर्शाएंगे। इसमें क्या करेंगे, अक्षांश व देशांतर, शीर्षक किसका, मानचित्र का। इसके अलावा क्षेत्र का नाम, कौन से क्षेत्र का बना रहे हो आदि दर्शाएंगे संगठन में। फिर अक्षर लेखन क्या करेंगे, किसी विशेष क्षेत्र को दर्शाने के लिए विभिन्न प्रकार के अक्षरों का या जो अपन कह सकते हैं संकेतों का इस्तेमाल करेंगे। और फिर आरेखन का मतलब होता है सबसे पहले हम जो मानचित्र तैयार कर रहे हैं उसे पेंसिल से तैयार करेंगे, और पेंसिल से तैयार करने के बाद में जब वो कंप्लीट हो जाए, तैयार हो जाए, तो फिर उसके ऊपर अपन पक्की स्याही या स्याही को इस्तेमाल करते हैं। स्याही तो पक्की होती है, तो स्याही को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उसे पक्का कर देते हैं। पहले कच्चा बनाया होगा आपने 12th क्लास में, फिर उसे पक्का किया होगा ब्लैक पेन से,
फिर आखिरी आता है आपका मुद्रण और पुनः। जब ये तैयार हो गया तो मतलब क्या हो गया, मानचित्र आपका बनकर तैयार हो गया। अब उसका क्या करना है, मुद्रण करना है, प्रिंट करना है, उसको प्रिंट आउट निकालने, उसकी कॉपीज़ निकालनी है। तो सबसे पहले मुद्रण करेंगे, उसे छापेंगे, फिर क्या करेंगे, उसका पुनरुत्पादन करेंगे, उसकी रीकॉपी करेंगे, कॉपियाँ करते रहेंगी उसकी बहुत सारी। पहले आपको पता है मुद्रण कैसे होता था, पहले तांबे की सांचे बनाए जाते थे, है ना, उनसे मुद्रण होता था। फिर उसके बाद में मोम की कुछ ऐसे सांचे बना लिए गए जिनसे उस क्षेत्र का, जैसे अपन ने मैप बनाया, मैप के अकॉर्डिंग किसी क्षेत्र का मोम का सांचा बना लिया, तो उससे फिर प्रिंट करने लगा। और वर्तमान में तो आपको पता है टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे तक बढ़ गई, तो कंप्यूटर जो मशीनें हैं उनसे उनका पुनरुत्पादन किया जाता है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 1 जिसमें अपन ने पढ़ा मानचित्र, वर्गीकरण और मानचित्रांकन। अब मैं दोबारा से एक बार बता रहा हूँ, आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और मुझे बताएं कि आपने जो आज पढ़ा है उसमें आपके जो सिलेबस दिया हुआ है ना, जो विभाग के द्वारा, जो कॉलेज आयुक्तालय है उसके द्वारा जो आपको सिलेबस दिया गया है उसमें मैच करें कि जो बिंदु पढ़ने थे हमें मानचित्र से संबंधित क्या वो कवर हो गए, क्या मानचित्र के अर्थ पढ़ा, परिभाषाएं पढ़ी, इसका वर्गीकरण पढ़ा, बिंदु विधि, सम्मान रेखा और वर्णमात्री मानचित्र के बारे में पढ़ा, थीमेटिक मानचित्र पढ़ा, इसके बाद में अपन ने लास्ट में पढ़ा वो मानचित्रांकन पढ़ा। अब ये सब चीज़ें क्लियर हो गई क्या? अगर क्लियर हो गई तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए लेके आऊँ। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि आपके कमेंट आएंगे तभी मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊँगा। ओके दोस्तों, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।